दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसवंत सिंह चौहान। जेएस टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज हम जो है हमारे बेसिक साइंस का जो एवरीडे साइंस का टॉपिक चल रहा था, उसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बेशक थोड़ा लंबा खींचेगा दोस्तों, लेकिन इसमें मैं आपको प्रकाश से रिलेटेड जो बेसिक सारी चीजें जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है, उन सब का विवरण है दोस्तों यहाँ मैं आपको अच्छे से कर दूंगा दोस्तों। तो प्रकाश की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या होता है? प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि को संवेदना उत्पन्न करती है दोस्तों। जब भी आंख पे गिरता है तो आपने देखा होगा, अगर कम प्रकाश है तो हम देखने के लिए आंखें थोड़ी ज्यादा खोलते हैं, ज्यादा प्रकाश है तो हम देखने के लिए दोस्तों आंखें जो थोड़ी उसको बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रकाश जो एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। उसके बाद दोस्तों प्रकाश की एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, ये सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश बिल्कुल दोस्तों सीधी रेखा में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत कम होती है। और हम बात करते हैं दोस्तों, इसी के कारण इसका प्रभाव क्या होता है? वस्तु की दोस्तों छाया बनती है। नेक्स्ट हम बात कर ले दोस्तों, हमारी जो आंखें हैं वो सबसे ज्यादा दोस्तों सुग्राही होती है पीले रंग के लिए। हम पीले रंग की चीजों को जो है दोस्तों अधिक सुग्राही या अधिक अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो प्रकाश है वो द्वैत प्रकृति दर्शाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार इसमें पूछा जा सकता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, कण प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति होती है या दोनों। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, दोनों प्रकृति होती है। प्रकाश द्वैत प्रकृति को दर्शाता है, तरंग भी दर्शाता है और कण या क्वांटम प्रकृति को भी ये दर्शाता है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात कर ले प्रकाश का जो है निर्वात में जो वेग, जहां वायु बिल्कुल ना हो दोस्तों, वहां सर्वाधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो दोस्तों प्रकाश का ये वेग होता है। नेक्स्ट हम बात कर ले दोस्तों तरंग दैर्घ्य की। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दोस्तों 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो होती है। नेक्स्ट हम बात कर ले दोस्तों, प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम के दोस्तों अपवर्तनांक पर निर्भर करती है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है उसके ऊपर निर्भर करती है। अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी और अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल दोस्तों वहां ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, सूर्य से प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में दोस्तों जो 8 मिनट और 16.6 सेकंड का जो है ये समय लेता है। वही दोस्तों हम चंद्रमा से बात करें, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पे गिरता है और चंद्रमा से वो लौट के वापस पृथ्वी तक आता है। तो दोस्तों इसको पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का जो है दोस्तों समय लगता है, 1.28 सेकंड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों न्यूटन के कणिका सिद्धांत का। तो ये कुछ सिद्धांत है जो प्रकाश से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम देख लेते हैं। न्यूटन का कणिका सिद्धांत है जो दोस्तों सन 1960 में दिया था, और नाम से ही पता है सिद्धांत के नाम से कि न्यूटन ने दिया होगा। अब इसके अनुसार क्या होता है दोस्तों, प्रकाश जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित होता है। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो है सूक्ष्म कणों के रूप में जो है उपस्थित होता है दोस्तों। इन सूक्ष्म कणों को जो है हम कणिकाएं कहती है। जो दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, वो सब जो है दोस्तों कणिका सिद्धांत के ऊपर ही जो आधारित है या काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते दोस्तों हाइगेन का तरंग सिद्धांत। तो ये दोस्तों जो है 1678 में हाइगेन ने दिया था। इसके अनुसार क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का जो संचरण है वो तरंग के रूप में होता है और ये माध्य, इसके लिए दोस्तों माध्यम की जो है आवश्यकता होती है। जब भी कोई तरंग बनती है दोस्तों तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। हम जैसे बात कर ले कि जैसे पानी भरा है, जो तालाब में पानी भरा हुआ बिल्कुल शांत, अगर हम उसमें दोस्तों पत्थर फेंकते हैं तो वो तरंगे उठती है दोस्तों। तो उस टाइप की जो तरंगों के लिए बनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो दोस्तों 1887 में मैक्सवेल ने प्रैक्टिकल किया था, उससे पता लगाया कि भी जो प्रकाश की जो तरंगों के जो गुण है दोस्तों वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से लगभग मिलते जुलते हैं। तो ये इसने दर्शाया था। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों का दोस्तों जो निर्वात में वेग होता है वो उतना ही होता है जितना प्रकाश का निर्वात में वेग होता है। तो इन दोनों का वेग जो है निर्वात में बराबर होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर। जो प्रकाश हम किसी वस्तुओं पे डाल रहे हैं वो उनके साथ कैसे रिएक्शन करती है, कैसे रिएक्ट करती है, उसके आधार पर जो है दोस्तों वस्तुओं का जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखें दोस्तों। प्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्ति का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का चमकना। तो प्रदीप्त वस्तु है वो होती है जो दोस्तों स्वयं के प्रकाश से जो है चमकती है। जैसे हम सूर्य की बात कर ले, तारों की बात कर ले, ये क्या होता है दोस्तों स्वयं के प्रकाश से जो है चमकता है। उसके बाद दोस्तों बात कर ले हम अप्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु दोस्तों वह होती है जो जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये चमकती नहीं है, लेकिन हम अगर प्रकाश इन पर डाले तो क्या ये वस्तु हमें दिखाई देती है दोस्तों। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, कोई सी भी चीजें ले लो जो लाइट में हमको दिखाई देती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है पारदर्शक वस्तु। पारदर्शक होता है दोस्तों जिसमें आर पार देखा जा सकता है,
ऐसी वस्तु है तो जिनसे हम प्रकाश की जो किरणें अगर इन वस्तुओं पे डालें तो इनके आर पार गुजर जाती है। पानी हो गया, कांच हो गया, ये आप एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है अर्ध पारदर्शक वस्तु है, तो इसमें से दोस्तों थोड़ा प्रकाश जाता भी है, थोड़ा रुकता भी है, वो अर्ध पारदर्शक वस्तु है कहलाती है। जैसे तेल में भिगा हुआ कागज दोस्तों, किसी कागज को तेल में भिगो के अगर हम उस पर लाइट डालेंगे तो आप देखोगे कि कुछ प्रकाश तो बाहर जा रहा है, कुछ वहीं रुक गया है, पूरा नहीं जा पा रहा। नेक्स्ट हम दोस्तों बात कर लेते हैं अपारदर्शक वस्तु है। तो अपारदर्शक जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, जिनसे प्रकाश आर पार बिल्कुल नहीं जा सकता। जैसे दोस्तों हम मुख्य रूप से बातें करें तो धातु है, तो इनके अगर प्रकाश की लाइट डालो तो दूसरी तरफ नहीं निकलेगी, लाइट नहीं निकलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो दोस्तों ये क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है दोस्तों, कोई भी धातु ले लो, उसके ऊपर अगर हम प्रकाश आपतित करें तो दोस्तों उस प्रकाश के कारण क्या होता है दोस्तों, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन दोस्तों निकलना स्टार्ट कर देता है। अब इसके बारे में हम और बात कर लेते हैं दोस्तों कि उत्सर्जित ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और फोटो इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित, फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण दोस्तों जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और जो दोस्तों जो धातु जिसके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं वो प्रकाश सोग्राही होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर ले दोस्तों इसका प्रायोगिक सत्यापन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ये है दोस्तों दो वैज्ञानिक थे, लेनार्ड और होलबॉस्क। जो दो वैज्ञानिक थे इन्होंने पहली बार जो है इसका प्रायोगिक सत्यापन किया था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रति सेकंड उत्सर्जित जो फोटोन की संख्या है दोस्तों, कि एक सेकंड में कितने फोटोन या फोटो इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों उत्सर्जित होंगे, वो तीव्रता पर निर्भर करते हैं दोस्तों। प्रकाश की तीव्रता कितनी है, ना कि प्रकाश की आवृत्ति पर। प्रकाश की आवृत्ति पर ये बिल्कुल निर्भर नहीं करते। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रति सेकंड उत्सर्जित ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इनकी गतिज ऊर्जा, ये कितनी तेजी से गति करेंगे दोस्तों, वो प्रकाश की आवृत्ति या उसकी जो है ऊर्जा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों फोटोन की अवधारणा। फोटोन जो है वो किसने दिया था, ये फोटोन शब्द कहां से आया था दोस्तों, सबसे पहले जो है प्लांक, वैज्ञानिक जो थे प्लांक, उन्होंने फोटोन की अवधारणा को प्रतिपादित किया या उन्होंने दिया कि किसी भी विशेष परिस्थितियों में प्रकाश का उत्सर्जन, दोस्तों कोई भी वस्तु हो तो विशेष परिस्थितियों में या प्रभावों में जो प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण है वो दोस्तों ऊर्जा के पैकेट या बंडलों के रूप में होता है, छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में होता है। इन बंडलों को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों फोटोन प्रकाश की मूलभूत इकाई है, मतलब बहुत सारा प्रकाश छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बना होता है। और फोटोन के दोस्तों जो ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर करती है। यहाँ देख सकते हो कि फोटोन की जो ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये फोटोन का यूज क्या होता है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है दोस्तों वो आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। कि जो हम पहले प्रकाश जो डाल रहे हैं दोस्तों किसी धातु पे प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, तो हमने जो प्रकाश डाला है उसकी जो ऊर्जा है दोस्तों वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बाद जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों उनकी ऊर्जा से ही हमेशा कम होती है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं श्वेत प्रकाश की। सफेद प्रकाश दोस्तों सूर्य से जो आता है वो प्रकाश हमारे पास सफेद होता है, लेकिन उसमें दोस्तों सातों रंग जो है विद्यमान रहते हैं। उन रंगों की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वो रंग कौन से होते हैं, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। तो दोस्तों ये 7 रंग है मुख्य रूप से जो श्वेत प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रहते हैं। दोस्तों श्वेत प्रकाश का जो है इस प्रकार से रंगों में विभाजित हो जाना दोस्तों परिक्षेपण की घटना कहलाता है। परिक्षेपण कहलाता है कि सूर्य का ऐसे 7 रंगों में विभाजित हो जाना। दोस्तों पर्दे पर जो है अगर हम इन 7 रंगों का जो दोस्तों चित्र लेते हैं, जैसे इंद्रधनुष जैसा प्राप्त होगा, तो दोस्तों वो जो है स्पेक्ट्रम कहलाता है। दोस्तों कोई एक प्रिज्म लीजिए, ये हम प्रिज्म लेके अगर इस पे दोस्तों जो है श्वेत प्रकाश जो है दोस्तों आपतित करते हैं, तो ये दोस्तों ऐसे 7 रंग में जो है दोस्तों ये विभाजित हो जाता है, जिसका क्रम जो है मैंने बता रखा है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, इस प्रकार से दोस्तों क्या डिनोट होता है। उसके बाद ये जो पर्दे पे दोस्तों ये प्राप्त होता है, ये वाली पट्टी जो प्राप्त होती है इसको दोस्तों स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लाल जो प्रकाश है, लाल रंग का प्रकाश होता है, उसकी दोस्तों तरंग दैर्घ्य लैम्डा जो दोस्तों सर्वाधिक होती है, 700 जो है एनएम होती है ये, और इसी कारण जो है तो इसका प्रकीर्णन या विचलन जो होता है दोस्तों सबसे कम होता है। इसका मतलब सबसे ऊपर ये रेड होता है दोस्तों, ये वाला ये सबसे कम उड़ता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं बैंगनी रंग की, जो सबसे लास्ट में होता है, ये दोस्तों बैंगनी वोयलेट रंग जो होता है ये सबसे लास्ट में होता है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो है दोस्तों मुड़ता है। इस अगर प्रकाश की किरण की हम बात करते हैं, सीधी लाइन है दोस्तों, ये जो यहाँ एंगल होगा दोस्तों ये इसका मुड़ना कहलाता है। तो बैंगनी रंग है दोस्तों यहाँ सबसे ज्यादा जो है
मुड़ता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है 400 nm। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास प्राथमिक रंग या प्राइमरी जो रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों लाल, हरा और नीला, ये तीनों रंग दोस्तों प्राथमिक रंग होते हैं। इनको आपस में मिला के हम सातों रंग जो है दोस्तों बना सकते हैं इनके। उसके बाद दोस्तों हम द्वितीयक या सेकेंडरी कलर की बात करें, द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पीला, मैजेंटा और पीकॉक ब्लू, ये तीनों दोस्तों जो है सेकेंडरी कलर होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं पराबैंगनी किरणें। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ जो तरंगे या जो किरणें वो तीन प्रकार की होती है, पराबैंगनी होती है, दृश्य प्रकाश होता है और अवरक्त किरणें होती है। दोस्तों पराबैंगनी किरणें क्या होती है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं दोस्तों सूर्य से जो आते हैं, इनको हम देख तो नहीं सकते लेकिन ये महसूस होती है दोस्तों। इनकी ये प्रकाश जो है दोस्तों बैंगनी रंग का जो प्रकाश है, अल्ट्रावायलेट मतलब वायलेट से भी पहले वाला जो है, मतलब इससे भी नीचे वाला अगर हम बात करें तो ये पराबैंगनी किरणें होती है दोस्तों। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 400 nm से भी दोस्तों छोटी होती है और ये अदृश्य होती है, हमको दिखाई नहीं देती। और ये अगर हमारे त्वचा पे दोस्तों ज्यादा टाइम तक गिरे तो जो है दोस्तों त्वचा का कैंसर हो जाता है। ओजोन जो परत है दोस्तों इन्हीं किरणों से जो हमारी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों दृश्य प्रकाश, विजिबल जो प्रकाश है तो वो 400 nm से लेके 700 nm तक की तरंग दैर्घ्य के बीच में होता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं और ये दृश्य प्रकाश होता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं अवरक्त किरणें दोस्तों, इंफ्रारेड, इसका भी आपने मोबाइल टेक्नोलॉजी में सुना होगा इंफ्रारेड किरणों के बारे में, मतलब जिनकी तरंग दैर्घ्य रेड से भी ज्यादा होती है दोस्तों, 700 nm से जो ज्यादा होती है। इन तिरंगों को भी जो है हम दोस्तों, इन तरंगों को हम नहीं देख पाते खुली आंखों से दोस्तों, ये अदृश्य तरंगे कहलाती है। नेक्स्ट हम बात कर ले दोस्तों प्रकाश उत्पत्ति की घटना है, जो प्रकाश है वो किस किस प्रकार से जो है यहाँ उत्पन्न होता है उसकी अगर हम बात कर ले तो दोस्तों दीपक जो हम दिया जलाते हैं, विद्युत बल्ब हो गया, तो दोस्तों इनके जलने से जो हमें प्रकाश मिलता है दोस्तों वो ताप दीप्ति कहलाता है। दीप्ति मतलब दोस्तों प्रकाश, उजाला, तो ये ताप के कारण होता है इसलिए ताप दीप्ति कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों पत्थर को पत्थर से, हम दो पत्थरों को जब दोस्तों ऐसे रगड़ते हैं तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, कोई चिंगारी से उत्पन्न होती है, उसको दोस्तों कहते हैं घर्षण दीप्ति, क्योंकि वो दो पत्थरों के घर्षण के कारण मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों अंधेरे में दोस्तों घड़ी के जो डायल है दोस्तों वो चमकता रहता है, तो उसका जो होता है इसको दीप्ति ये कहलाती है घटना। उसके बाद दोस्तों रात्रि में हम देखते हैं कि हम जब किसी व्हीकल से जा रहे हैं तो जो साइन बोर्ड लग रखे होते हैं दोस्तों यातायात के, उसके ऊपर जब हमारी गाड़ी की लाइट जलती है हुई प्रतीत होती है, उसके ऊपर गिरती है तो वो सामने से चमकते हैं, तो दोस्तों वो कहलाता है प्रतिदीप्ति, क्योंकि वो हमारे प्रकाश से टकरा के वापस चमक रही है। नेक्स्ट बात में हम बोलते हैं दोस्तों रात्रि में जो जुगनू होता है दोस्तों वो इधर उधर वाइब्रेट करते हैं, जो हमें उजाले के रूप में दिखता है दोस्तों, वो जैव दीप्ति कहलाता है। ये कुछ घटनाएं थी प्रकाश से रिलेटेड। नेक्स्ट हम दोस्तों प्रकाश के जो प्रभाव है उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रकाश का दोस्तों अपवर्तन, तो क्या होता है कि दोस्तों प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोस्तों होता है क्या कि दोनों माध्यम का जो है दोस्तों अपवर्तनांक, दोनों माध्यम का जो है दोस्तों ये एक सघन माध्यम होता है, कोई विरल माध्यम होता है, तो दोनों माध्यम को पृथक करने वाली सतह पे क्या होता है दोस्तों, ये प्रकाश जो है अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश के विचलित होने की जो घटना दोस्तों अपवर्तनांक कहलाती है। अब दोस्तों जो माध्यम है सघन माध्यम और विरल माध्यम, सघन माध्यम में क्या होता है दोस्तों, जो कण है उस माध्यम के वो बहुत पास पास होते हैं, और विरल माध्यम में माध्यम के कण दोस्तों दूर दूर होते हैं। सघन माध्यम का हम बात करें दोस्तों, कांच हो गया, हमारा पानी हो गया, जल हो गया, वो सब सघन माध्यम में आते हैं। और विरल माध्यम की बात करें दोस्तों तो हमारे जो हवा है, जो वायु है दोस्तों, वो विरल माध्यम कहलाता है। अब दोस्तों हम इसको जो है बेसिक यहाँ देख लेते हैं एक नेचुरल में जल्दी जल्दी के दोस्तों, ये क्या होता है, तो ये दोस्तों ये माध्यम हो गया, ये ऊपर जो है हमारी हवा अलग माध्यम है, ये नीचे दोस्तों ये माध्यम में अलग है, दोनों का अपवर्तनांक दोस्तों अलग अलग है। अब जो क्या होता है दोस्तों, प्रकाश जब हवा से, ये दोस्तों हवा देखिए कौन सा माध्यम है दोस्तों, विरल माध्यम हो गया, और नीचे हम पानी की बात करें दोस्तों ये हो गया सघन माध्यम। अब प्रकाश कहाँ से देखो दोस्तों, तीर के निशान से देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करता है दोस्तों तो दोनों माध्यम में जो है इन माध्यम का जो है दोस्तों अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण इनका क्या होता है, वेग में परिवर्तन आता है दोस्तों। हवा में जो है लाइट का जो है प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, जबकि हम पानी में बात कर ले सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। इसी वेग में अंतर के कारण दोस्तों क्या होता है, ये जो अभिलंब से ऊपर से आप देख रहे हो दोस्तों, जो किरण आ रही है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये जो बीच में दे रखा है 90 डिग्री पे, ये अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है, तो ये इसकी ओर मुड़ जाती है दोस्तों। वही हम इसके अपोजिट बात कर ले दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण पानी से या कांच से जो है दोस्तों बाहर निकल रही है तो क्या होगा दोस्तों, ये सघन माध्यम, देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहे
तो प्रकाश का वेग कम से दोस्तों ज्यादा हो जाता है, ये अभिलंब से क्या होती है दोस्तों दूर हट जाती है। तो ये दोनों जो है घटना एक दूसरे के विपरीत है, ये माध्यम में परिवर्तन या अंतर के कारण दोस्तों प्रकाश की किरण मुड़ती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी घटना है जो विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती है कि द्रव से भरे दोस्तों बर्तन में हम देखते हैं कि आप बाल्टी में सिक्का रख लो तो वो सिक्का हम ऊपर से देखेंगे दोस्तों हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो वो किसके कारण होता है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट हम बात कर ले दोस्तों बाल्टी में आप देखिए दोस्तों पेंसिल को क्या आप आधा डुबोइए तो आप देखोगे दोस्तों ऊपर वाली पेंसिल तो आपको सीधी दिखेगी, लेकिन जो नीचे वाले पेंसिल का हिस्सा जो पानी में है वो आपको ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है अपवर्तन के कारण, अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन प्रभाव के कारण। दोस्तों रात्रि में तारों का टिमटिमाना, हमको जो तारे वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं दोस्तों, टिमटिमाते हुए दिखते हैं, वो भी अपवर्तन के कारण ही दिखते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे चारों ओर जो है हवा है दोस्तों, यहाँ का जो माध्यम सघन है, जबकि अंतरिक्ष में आप देखोगे वहाँ हवा है ही नहीं, तो वहाँ विरल माध्यम में, तो इस कारण ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर ले दोस्तों जब कोई मोमबत्ती दोस्तों दूर जल रही होती है तो हम देखते हैं कि वो अगर हवा नहीं चल रही, बिल्कुल भी नहीं चल रही, फिर भी उसकी लो हमको टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, हिलती हुई दिखाई देती है, तो वो भी अपवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट हम बात कर ले दोस्तों सूर्य का जो है दोस्तों सूर्योदय से पहले उसके प्रकाश का दिखाई देना, सूर्यास्त के बाद भी जो है प्रकाश का दिखाई देना, वो भी जो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना ही है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे सूर्य जब सूरज नहीं दिखता लेकिन हम देखते हैं कि रोशनी तो उससे पहले पहुंच जाती है, और सूर्य जब डूब जाता है अस्त हो जाता है उसके बाद भी हम देखते हैं दोस्तों कोई अचानक से तो अंधेरा होता है नहीं कि सूर्य दिखना गायब हुआ अंधेरा हो गया, ऐसा भी नहीं होता। तो सूर्य दोस्तों वहां भी हमें जो उसका प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि आपने वास्तविक से दोस्तों ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है, और किस कारण दिखाई देता होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, ये भी प्रकाश की घटना ही है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि दोस्तों जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दोस्तों दूसरे माध्यम में जो है प्रवेश करते हैं, लेकिन दूसरे माध्यम की दोस्तों सतह से टकरा के वो आर पार नहीं निकल पाते, वापस उसी माध्यम में लौट आती है दोस्तों। इस घटना को जो है प्रकाश की जो है परावर्तन कहते हैं दोस्तों। प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है दोस्तों। अब हम दोस्तों इसका प्रकार की बात करें कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों ये दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है कि दोस्तों प्रकाश की जब किरण किसी समतल दर्पण पर या चिकनी सतह पर दोस्तों टकराती है तो क्या होती है वो वापस जो है दोस्तों उसी दिशा में लौट आती है। लेकिन दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आपतित प्रकाश कौन सा है दोस्तों, ये आपतित जो हमने यहाँ पे इस पे डाला, आपतित प्रकाश दोस्तों जो जिस समांतर वे में किरणें जो दोस्तों कांच पे टकराती है दोस्तों उसी समांतर वे में वापस जो है बाहर निकल आती है दोस्तों, ये परावर्तित जो है या किरणें कहलाएगी ये वाली जो वापस। लेकिन इसके बीच में देखोगे दोस्तों जिस कोण पे जाके टकराएगी, जैसे समांतर गई वैसे की वैसे समांतर है, वापस निश्चित दिशा में दोस्तों वापस ये लौट आते हैं, ये जो है दोस्तों नियमित जो है परावर्तन कहलाता है। उसके बाद दोस्तों विस्तृत परावर्तन की हम बात कर ले तो जब भी कोई प्रकाश किसी खुरदरी सतह पे जो है दोस्तों टकरा के वापस लौटता है तो उसकी जो आने वाली जो किरणें हैं दोस्तों वो वापस समांतर नहीं हो पाती, वो हर कहीं विस्तृत हो जाती है, इधर उधर निकल जाती है, तो इसको जो है विस्तृत परावर्तन कहते हैं। दोस्तों परावर्तन के जो नियम की हम बात करें तो दोस्तों इसमें हमने देखते हैं कि दोस्तों आपतित किरण, जैसे ये दोस्तों समतल दर्पण है, इस पे क्या करते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारे आपतित किरण और ये हो गया दोस्तों अभिलंब, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब दोस्तों, ये यहाँ से आते हैं इस माध्यम से टकरा के वापस ये चला जाता है। दोस्तों ये तीनों जो है एक ही तल में स्थित होते हैं। उसके बाद दोस्तों अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है जो दोस्तों आपतन कोण कहलाता है, इंसिडेंट एंगल कहलाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण है दोस्तों वो रिफ्लेक्ट जो एंगल कहलाता है, आर कहलाता है। तो दोस्तों इसमें इस अपवर्तन के लिए परावर्तन के लिए क्या होता है दोस्तों, आई का जो है एंगल आई इक्वल टू एंगल जो है आर कहलाता है दोस्तों। आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान है बराबर होता है। तीसरा हम बात करें दोस्तों नियम की, परावर्तित जो किरण की आवृत्ति और दोस्तों जो चाल है वो अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि इसने माध्यम तो क्रॉस किया ही नहीं है, वापस उसी माध्यम में लौट आ गई, इसलिए ना तो आवृत्ति चेंज होगी यहाँ और ना ही जो है इनकी चाल जो है दोस्तों चेंज होगी। उसके बाद दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दोस्तों हम यहाँ बात कर ले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से दोस्तों विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो ये अभिलंब है, यहाँ हम बात कर लेते हैं दोस्तों अभिलंब से ये जो इधर टकरा के क्या होती है दोस्तों वापस अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हम धीरे धीरे दोस्तों इस कोण को अगर बढ़ाते जाए तो दोस्तों ये किरण क्या होती है, प्रकाश की किरण वापस सघन माध्यम में लौट आती है। तो ये कब होती है दोस्तों, जब कोण का मान क्रांतिक कोण या 90 डिग्री के बराबर
हो जाता है, जिसको दोस्तों क्रांतिक कोण कहते हैं। ये वाला जो बीच का कोण है दोस्तों 90 डिग्री का हो जाता है, जिसको क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा या 90 डिग्री से ज्यादा होने पे दोस्तों क्या होता है, प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। अब दोस्तों इसमें प्रकाश का जो परावर्तन है इस घटना में दोस्तों वो 100% होता है, 100% होता है, और इसमें प्रकाश का जो है कोई भी अपवर्तन, किसी भी तरह का अपवर्तन दोस्तों नहीं होता। और इसके कारण क्या होती है दोस्तों, वस्तु जो है हमें चमकती हुई दिखाई देती है। अब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो दोस्तों शर्तें जो है हम इसमें देख लें तो दोस्तों सबसे पहले तो होता है प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करना चाहिए। इसके अलावा और कोई सा भी माध्यम नहीं होना चाहिए कि विरल से हम सघन में करवा के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर ले, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। हमेशा जो है सघन माध्यम से मतलब कांच से या पानी से ही जो किरण हवा में लौटनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण के मान से बराबर मतलब बड़ा होना चाहिए, तभी जो है प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। इसके उदाहरण को हम देख ले दोस्तों कि हीरे का जो है चमकना। दोस्तों हीरे में जो है आपतन कोण का जो मान या हम इसकी बात करें दोस्तों क्रांतिक कोण के मान की, तो ये दोस्तों 24 डिग्री के लगभग होता है। तो इस कारण क्या होता है, प्रकाश की किरण हीरे के अंदर एक बार प्रवेश तो करती है, लेकिन दोस्तों वो क्या उससे वापस बाहर लौट नहीं आती, वो उसके अंदर ही अंदर जो है दोस्तों घूमती रहती है, जिसके कारण हीरा हमें चमकता हुआ प्रतीत दिखाई देता है। नेक्स्ट दोस्तों रेगिस्तान में मरीचिका। बहुत बार हम देखते हैं दोस्तों रेगिस्तान में जो हम खड़े होते हैं तो हम दूर में देखते हैं कि जैसे कोई पेड़ पौधे हैं दोस्तों, या तो वो उल्टे दिखाई देते हैं या दोस्तों वहां हमें पानी भरा हुआ होने का आभास होता है, जिसको मरीचिका कहते हैं। तो दोस्तों ये क्यों होता है कि रेगिस्तान में क्या होता है दोस्तों, गर्मी के समय जो रेत है वो दोस्तों बहुत गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण क्या होता है कि रेत जो होती है, जो दोस्तों हवा जो होती है वो विरल हो जाती है, बजाय ऊपर वाली हवा के। ऊपर वाली हवा सघन है जो ठंडी होती है, और जो रेत के पास वाली हवा है वो विरल है जो गर्म होती है दोस्तों। तो जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोस्तों आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होने के कारण क्या होता है दोस्तों, वो किरण वहीं रह जाती है दोस्तों अंदर, जिसके कारण क्या होता है या तो हमें जो पेड़ पौधे वो उल्टे दिखाई देते हैं या आगे पानी भरा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात कर लेते हैं कांच का। दोस्तों चटके हुए भाग का चमकीला दिखाई देना। कांच का बिल्कुल टूटना नहीं दोस्तों, जो दरार आ जाती है कांच में तो वहां क्या होता है दोस्तों, हवा भर जाती है। तो प्रकाश की किरण जब दोस्तों कांच से उस हवा वाले हिस्से में जाता है तो दोस्तों वहां क्या होता है, प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण वो चमकीला दिखाई देता है। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले दोस्तों, पानी में रखी हुई परखनली का चमकना। तो परखनली कैसे चमकती है दोस्तों, परखनली तो खाली होगी, जो हमने किसी बीकर में या पानी में रख दी तो उसमें क्या दोस्तों हवा होती है, जिसके कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्योंकि जो प्रकाश की किरण पानी से दोस्तों उस परखनली में प्रवेश कर रही होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, और प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या दोस्तों वो परखनली चमकती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट दोस्तों प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। तो दोस्तों ये क्या होता है, पाल के जो दोस्तों साइज का ये जो तार होता है दोस्तों, जिसमें प्रकाश को जो है हम क्रांतिक कोण से ज्यादा आपतन कोण पे आपतित करते हैं, जिससे दोस्तों प्रकाश जो है वो उसके अंदर अंदर ही दोस्तों गमन करता रहता है। विद्युतीय जो सिग्नल होते हैं दोस्तों उसको प्रकाशिक सिग्नल में बदल के इसके अंदर दोस्तों इंसर्ट किया जाता है, जो ये बहुत तेज गति से जो दूसरे सिरे पर दोस्तों निकल जाता है। इसका उपयोग जो दोस्तों शरीर के जो आंतरिक हिस्सों की जो जांच करने में किया जाता है दोस्तों, जिसको एंडोस्कोपी कहते हैं, जिससे आंतरिक जो हमारे शरीर के अंदर वाले हिस्से वहां प्रकाश भेजा जाता है, वहां की जो चीजें देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात कर ले दोस्तों पानी में जो दोस्तों जब पानी भरा रहता है उसमें हवा के कुछ बुलबुले रह जाते हैं दोस्तों, वहां वो क्या होता है चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अंदर हवा है और बाहर पानी है। तो हवा तो दोस्तों विरल होती है और पानी सघन होता है, तो जब सघन से विरल में प्रकाश की किरणें जो प्रवेश करती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये बुलबुला जो है चमकता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट इसका एग्जांपल आता है काले पोते हुए गोले का चमकना। दोस्तों कांच का कोई गोला है, अगर हम उस पर काला रंग पोत दे तो दोस्तों वो भी चमकता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रकाश का जो प्रभाव है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों क्या होता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में दोस्तों प्रवेश कर जाता है जहाँ धूल के या और दूसरे सूक्ष्म कण छोटे छोटे दोस्तों खूब ज्यादा मात्रा में हो, तो इनके ऊपर प्रकाश के गिरने के बाद क्या होता है दोस्तों, प्रकाश जो है विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाता है, जिसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का फैलना कहलाता है। दोस्तों प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो इसकी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के दोस्तों उल्टे अनुपात में होता है, विलोम अनुपात में होता है। तो इसमें दोस्तों जितनी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। तो तरंग दैर्घ्य दोस्तों लाल कलर की ज्यादा होती है तो लाल कलर का जो तरंग दैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होता है, और लैम्डा जिसका कम होगा या जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी जैसे कि बैंगनी कलर की, तो वो दोस्तों सबसे कम जो है प्रकीर्णित होता है। अब दोस्तों इन दोनों के मिश्रण के कारण लाल रंग का जो है दोस्तों जो प्रकीर्णन कम होना और नीले रंग का दोस्तों प्रकीर्णन जो है ज्यादा होना, जो है बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन दोस्तों
ज्यादा होने के इन दोनों के जो संयुक्त रूप से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसी के कारण क्या होता है दोस्तों, आकाश का जो रंग है वो हमें नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग दोस्तों नीला दिखाई देता है। अब दोस्तों अगर कोई यात्री जो दोस्तों चंद्रमा के अगर दोस्तों सतह पर खड़ा है तो उसको जो है दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई नहीं देगा, उसको तो जो है जो सारा रंग काला ही दिखाई देता, क्योंकि चंद्रमा की सतह पे वायुमंडल नहीं है, जिस कारण क्या होता है दोस्तों जो दूसरा सतह या पृथ्वी के इधर उधर देखेंगे आसपास का वातावरण तो दोस्तों वो काला ही दिखाई देगा, वहां आसमान नीला दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट दोस्तों सूर्य के उगते हुए डूबते समय जो है दोस्तों लाल दिखाई देना, हमने देखा होगा जब सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है तो उस टाइम वो लाल कलर का दिखाई देता है, तो ये भी दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो दोस्तों संभव हो पाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमने एक प्रिज्म ले लिया, इस प्रिज्म पे दोस्तों जब हम सफेद कलर का जो प्रकाश है, श्वेत जो है दोस्तों प्रकाश, इसके ऊपर आपतित करते हैं तो दोस्तों ये जो है विभिन्न जो प्रकाशों में 7 रंग के प्रकाशों में दोस्तों ये विस्तृत हो जाता है, विभक्त हो जाता है दोस्तों, जिसका लाल कलर से लेके दोस्तों बैंगनी कलर वायलेट तक का ये कर्म रहता है, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। ये क्या कर्म रहता है दोस्तों, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब इसमें दोस्तों लाल रंग का विचलन जो है इसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने से सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य कम होने से इसका विक्षेपण जो दोस्तों सबसे ज्यादा होता है। अब इसके प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण की घटनाओं की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हमें दोस्तों बारिश के टाइम में दिखाई देता है, क्योंकि आसमान में क्या होता है दोस्तों पानी की जो छोटी छोटी बूंदें खूब सारी होती है, जिसके ऊपर जब सूर्य की प्रकाश गिरता है तो वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है दोस्तों हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिसमें 7 रंग दिखाई देता है। अब दोस्तों इंद्रधनुष जो है यहाँ 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। अब प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है दोस्तों, इस घटना में क्या होता है, प्रकाश का 2 बार तो दोस्तों अपवर्तन होता है और 1 बार प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसके कारण हमको प्राथमिक इंद्रधनुष दिखता है। और इनमें जो रंगों का क्रम है दोस्तों, सबसे बाहर की ओर जो है लाल कलर दिखाई देगा और सबसे अंदर की ओर दोस्तों जो है बैंगनी कलर हमें दिखाई देगा, बाकी सीक्वेंस का वही रहेगा। अब जो सबसे बाहर लाल रंग होता है दोस्तों उसमें 48 डिग्री 8 मिनट का कोण बनता है, और जो अंदर जो दोस्तों बैंगनी कलर होता है वायलेट कलर होता है उसका 42 डिग्री और 8 मिनट का उसमें दोस्तों कोण बनता है। उसी तरह हम दोस्तों जो द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी जो रेनबो की अगर बात कर ले तो इसमें दोस्तों प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार जो होता है परावर्तन होता है। इसमें बाहर की दोस्तों इंद्रधनुष के रंगों का उल्टा हो जाता है, जो बाहर की ओर तो दोस्तों हमें बैंगनी दिखाई देगा और जो अंदर की ओर है दोस्तों लाल दिखाई देगा। अब बैंगनी रंग जो होता है दोस्तों बाहर वो 54 डिग्री 52 मिनट इसका जो कोण बनाता है, और अंदर की ओर जो लाल रंग होगा दोस्तों वो 50 डिग्री और 8 मिनट का दोस्तों कोण बनाएंगे। और द्वितीयक इंद्रधनुष होता है जो दोस्तों हमें थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है बजाय प्राथमिक इंद्रधनुष के। तो ये इंद्रधनुष की जो है दोस्तों कुछ घटनाएं, फिर ये प्रकाश की जो दोस्तों मुख्य घटनाएं और इन पे आधारित कुछ एग्जांपल की हमने बात की थी। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करना ना भूलें, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।